चित्रकूट में 22-24 लोग मारे गए थे। सरकार साहब किसी की हिम्मत नहीं है जो मुख्यमंत्री उनको जाके कहे और उनको बहाल नहीं किया जाए। नमस्कार, मैं अभिनंदन। कहते हैं कि कोई नेता यूं ही आगे नहीं बढ़ता या कोई माफिया ऐसे ही पलता बढ़ता नहीं है। उसको कोई ना कोई नेता संरक्षण देता है और उस नेता को कोई ना कोई माफिया संरक्षण देता है। ऐसे ही कई आरोप सत्तापक्ष विपक्ष पर लगाता रहता है, लेकिन ऐसे ही एक घटना मायावती और माफिया अतीक अहमद को लेकर है। कहा जाता है कि उस समय एक पुलिस वाला ऐसा था जिसने मायावती ही नहीं, अतीक अहमद के भी पसीने छुड़ा दिए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व डिप्टी एसपी धीरेंद्र राय की। अतीक अहमद और उसके पिता को गिरफ्तार करने वाले, तत्कालीन मंत्री अन्ना शुक्ला को गिरफ्तार करने वाले और मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करने वाले पूर्व डिप्टी एसपी धीरेंद्र राय। जी हां, ये वही धीरेंद्र राय हैं जिन्होंने अतीक अहमद और मायावती जैसे नेता के पसीने छुड़ा दिए थे। तो आइए देखते हैं पूर्व डिप्टी एसपी धीरेंद्र राय का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्ते, मैं दिव्येंदु राय। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धीरेंद्र राय जी, जिनका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में। धीरेंद्र राय जी 1976 में उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में आए और 2015 तक इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को सेवाएं दी। आइए जानते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका कार्यकाल और क्या रही चुनौतियाँ। जब आप पहली बार आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? 1976 में ट्रेनिंग करके जब मैं आया तो मेरी नियुक्ति वाराणसी जनपद में हुई। अब पहले बार थाने का चार्ज कहाँ मिला आपको? प्रथम बार मुझे थानाध्यक्ष बनाया गया औराई जो अब इस समय भदोही जनपद में आता है, तब वाराणसी जनपद ही था वो। औराई में जब आप पोस्टेड थे तो उस समय शायद काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई घटना हुई? जी, बाबा विश्वनाथ के अर्घे की चोरी हुई थी। उस समय श्री त्रिनाथ मिश्र जी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे और उस घटना ने पूरी आस्था को हिलाया था। पूरा विश्व में कोलाहल हुआ था। काशी तो एकदम वही हो गया था और फिर परमात्मा की दया कृपा से वो लोग पकड़े गए जिन्होंने चोरी की थी, बाबा का अर्घा इत्यादि ले गए थे। और उस दल का सदस्य रहने का माने या उस बरामदगी में निमित्त बनने का श्रेय परमात्मा ने मुझे दिया। लोग पकड़े गए, पूरा अर्घा बरामद हुआ। इतने ही नहीं बल्कि जितनी पुरानी चोरियां हुई थी महामृत्युंजय इत्यादि की सामग्रियां मिली और फिर से यथावत वो जैसे था ट्रस्ट लोगों का, उस हिसाब से लोगों का बना। नहीं तो काफ़ी लोग उस समय यूँ कहिए कि भगवान में विश्वास और आस्था डगमगाने की स्थिति हो गई थी। काशी विश्वनाथ किस तरह के मतलब पूज्य हैं और किस तरह की श्रद्धा हमारे लोग करते हैं या पूरा विश्व करता है उनका। तो पूरी रिकवरी हुई। उस रिकवरी में मैं भी हिस्सेदार था। मैंने भाग लिया और बदमाशों को पकड़ने में और बरामदगी करने में। कंप्लीट अर्घा रिकवर हुआ, फिर सरकार को हैंडओवर किया गया। सरकार ने उतना सोना दे के अर्घा लगवाया जब तक विचारण मामले का चलता रहा। 80 के दशक में एक अपराधी होता है जिसका बिहार से लगाए झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में भी काफ़ी प्रभाव रहता है। बिहार सरकार उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित करती है। शायद उसकी गिरफ्तारी आपने की थी। जी, ये बात मिर्ज़ापुर जनपद होता था उस समय और पन्नूगंज एक थाना है जो अब आज के समय सोनभद्र का वो थाना है। और पन्नूगंज में मैं थानाध्यक्ष होता था और ये 86-87 की बात है। घमड़ी खरवार नाम का एक बदमाश था जिसके ऊपर बिहार सरकार ने 50,000 रुपये का रिवार्ड डिक्लेयर किया था और एक राम बच्चन यादव उसका अपोनेंट था। उस समय कैमूर प्लेटो पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का झगड़ा चल रहा था तो और नक्सलाइट भी अब पनप रहे थे। तो बैकवर्ड में राम बच्चन यादव था, फॉरवर्ड को ये लीड कर रहा था घमड़ी खरवार। तो घमड़ी खरवार को मैंने जिंदा पकड़ा था और तमाम उससे वेपन रिकवर किए थे, राइफ़ल इत्यादि तमाम कार्टिजेज वगैरह। और उसके बाद बिहार सरकार ने उसमें मुझे 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया था, पटना में बुला के बनाया। 1996 में एक घटना होती है इलाहाबाद में, जब आप सीआईडी में पोस्टेड होते हैं। अशोक साहू नाम के एक शख्स की बहुत ही दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। क्या था पूरा मामला?
1996 में जब ये घटना हुई उस समय मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ही तैनात था। ये सिविल लाइन थाने में एक सड़क पर अशोक शाहू और अशरफ, जो अतीक के सगे छोटे भाई जो बाद में विधायक बना, ये दोनों सड़क पर गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी को पास लेने की बात पर दोनों में कुछ कहासुनी हुई और अशरफ और वो दोनों आपस में बातचीत किए, लेकिन तब अशोक साहू को अशरफ के बारे में ये ज्ञान नहीं था कि अतीक के भाई हैं। बाद में जब उसको पता लगा तो वो खुद जाके अतीक से उसने माफ़ी मांगी कि उनके घर जाके कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दिए। तो अतीक ने कहा कि गलती तो तुमने बहुत बड़ी किया, जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके कुछ ही दिनों बाद इसको सिविल लाइंस में सड़कों पर संध्या के समय गोलियों से अशोक साहू को भून दिया गया। श्री रजनीकांत मिश्र उस समय हमारे इलाहाबाद के एसएसपी होते थे। सारे वरिष्ठ अधिकारी स्थल पर आए और सब लोग, पुलिस के लोग, जैसे होता था पूरी टीम पहुंची। चूँकि एक संवेदनशील मामला था, इस तरह की हत्या हुई थी वो, तो संवेदनशील मामला था। तो वहाँ पर ये लोग पहुँचे तो पता लगा कि अशरफ ने ही ये हत्या की है। लेकिन घर के लोग चूँकि अतीक से इतना आतंकी, तो इतना भय डर था उस समय कि कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रथम सूचना पंजीकरण के लिए। बहरहाल पुलिस ने जब उनको उत्साहित किया, पुलिस के उससे उनको विश्वास हुआ, तो उन लोगों ने अशरफ के खिलाफ सही घटना की सूचना थाने में लिखा दिया। पुलिस की जब विवेचना शुरू हुई तो अतीक का इतना प्रभाव था राजनीतिक उस समय कि सरकार से उन्होंने खुद चिट्ठी लिख करके और सरकार से इस विवेचना को स्थानांतरित करा दिया सीबीसीआईडी को। उसी समय सीबीसीआईडी में मेरा भी ट्रांसफ़र हुआ, वो राजनीतिक कारणों से हुआ था। तो एसएसपी साहब ने प्रयास करके डीजी सीआईडी से रिक्वेस्ट करके मेरे को इलाहाबाद सेक्टर में पोस्टिंग कराई सीआईडी में, और वो इन्वेस्टिगेशन मुझे सीआईडी में कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन धीरेन्द्र राय को दे दी जाए। धीरेन्द्र राय, तो डीजी जो थे श्री एच राव साहब थे, उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन हमको दे दिया। और उस इन्वेस्टिगेशन को मैं करने लगा तो उसमें नामजदगी अशरफ की थी, लेकिन अतीक उस मामले की पैरवी कर रहा था, जो उसका भाई था, और पॉलिटिकल उसका जो कुछ भी था, एमएलए और ये सब चीज़ें थी। तो अतीक षड्यंत्र का साक्ष्य अतीक के विरुद्ध आने लगा। अच्छा। हाँ, मैं कि मतलब उनको ये था। तो इसी बीच ये पता लगा कि अशरफ को अतीक के प्रभाव में चंदौली थाने में घटना के पूर्व ही लिखा पढ़ी में इलिसिट वेपन के साथ पकड़ा दिखाया गया वाला। मतलब जब घटना हुई उस वक्त अतीक की गिरफ्तारी, मतलब अशरफ की गिरफ्तारी, और हाँ, उसके पूर्व से ही कहीं चंदौली में दिखा दी गई, इनके राजनीतिक प्रभाव के कारण। वो एक वहाँ इंस्पेक्टर थे, वो चकिया के ही संभवतः उनका घर और रहता था, परिवार था जहाँ के ये हैं, और उन्होंने ऐसा किया। तो बाद में हम इस इन्वेस्टिगेशन को करने लगे तो इन्वेस्टिगेशन से इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं, ये फर्जी है, इन्होंने फर्जी किया है। तो जिन लोगों ने जिससे उन्होंने दिखवाया था, उन्होंने भी सारी बातें हमको सही सही बता दी, जो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल थे, कि हमने ऐसी कोई रिकवरी नहीं की है मैंने, और ये इंस्पेक्टर साहब के कहने से मैंने ऐसी लिखा पढ़ी कर दिया, हमको ज्ञान नहीं था। तो ये सब चीज़ें चली। तो अब जब ये इन्वेस्टिगेशन होने लगी तो अतीक मेरे ऊपर भी प्रभाव डालने लगे, तमाम इधर उधर से कहना सुनना। आपके यहाँ शायद जब आप ये जांच कर रहे थे तो रात को तकरीबन 1:30 बजे फ़ोन की घंटी बजती है, क्या था मामला? हाँ, ये मैं वहाँ रहता था वाराणसी में, हमारा परिवार रहता था, माता जी वगैरह सब लोग। तो अतीक, किसी आदमी ने रात में 1:30 बजे मेरे को फ़ोन किया, लैंडलाइन फ़ोन का उस समय था। तो कहा कि मैं अतीक का, आपका बहुत शुभचिंतक बोल रहा हूँ, अतीक के संबंध में आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो थोड़ा मुझे इरिटेशन हुआ और मैं नाराज़ भी हुआ। मैंने कहा कि रात में 1:30 बजे आप हमसे बात करना चाहते हो तो मेरे शुभचिंतक हो तो पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ, आप हो कौन? फिर मुझे क्रोध में मैंने उनसे कहा भी कि मैं तो ऐसे जाता हूँ इलाहाबाद, रोज़ ऐसे आता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ और ऐसे आता हूँ, जो कुछ करना हो अतीक को बता देना, वो मेरा कर लेगा। और इसके बाद फ़ोन कट गया। तो मुझे लग गया कि ज़रूर ये हमको कुछ थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगा कि आसपास से कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमारी आइडेंटिटी का पता लगा रहा है, कि मैंने हमारी मौजूदगी का, कि मैं इस समय कहाँ हूँ, क्या हूँ। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि राइफ़ल कहाँ है, तो पता लगा एक राइफ़ल जो मेरी थी वो अंदर घर में एक बॉक्स में रखी हुई थी। तो फिर लाइट वाइट जला के इधर उधर देखा, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो मैं जाके राइफ़ल लेके आया, अपने कमरे में रखा। तो जहाँ हम लोग रहते थे तो बाउंड्री इत्यादि नहीं थी उस समय,
अपने पास राइफल रखा तो थोड़ा मुझे भी चैतन्य होना पड़ा कि ज़रूर कुछ कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने फिर जहाँ से हमारे यहाँ सामान आता था, एक जनरल स्टोर की दुकान थी, वहाँ पे जाके मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछा कि उनके आदमियों ने कि वो कहाँ पढ़ता है लड़का, क्या करता है। तो जब मैं वहाँ गया तो उस दुकान वाले ने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे, पूछ रहे थे। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं तो समझ गया कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने कहा कि वो शादी के सिलसिले में कुछ लोग बात करने के लिए कर रहे थे। शादी आपने हाँ, मैं ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, वो ना पैनिक ही ना करे, मोहल्ले में इधर उधर करके माने ऐसा ना करे। मैंने कहा शादी वादी के लिए तो अभी इंटर में पढ़ते हैं, अभी हम कहाँ शादी की बात करेंगे। उनको कहा, फिर आगे वाइफ को भी यही बात बताई कि घर में भी ना कोई इस तरह की पैनिकी हो कि भाई बदमाश लड़कों का पता लगा रहे हैं। खैर बात वो वहीं रुक गई। इसके बाद अतीक को जो है मैंने इस तरह का वो प्रयास करते रहे। उनको ये लगा कि अशरफ मुलजिम हैं तो वो अपना पैरवी कर रहे थे। इधर अतीक और वो जो इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने उनके भाई को बंद किया था, दोनों को 120B में साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बना लिया गया। केस डायरी मेरे पास रहती थी, इसलिए किसी को पता नहीं लग पाता था कि कौन अभियुक्त बना, क्या हुआ। तो लेके मैं चलता रहा तो एसएसपी साहब से तय किया गया, हमारे सेक्टर ऑफिसर। ये गिरफ्तारी कैसे हुई? हाँ। अतीक की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात जी, है जी, जी, कि जी, उस समय कोई अधिकारी जाता नहीं था, जी, कोर्ट जी, से फैसले भी लगभग जी, उनके जी, पक्ष में आते थे। जी, जी, जी। तो कैसे गिरफ्तारी? तो 96 में उसी समय की बात है। तो जब ये हो गया, एविडेंस मिल गई, तो हमने अपने सेक्टर अफसर से बात किया। सेक्टर अफसर उस समय कृपा शंकर सिंह जी थे। तो कृपा शंकर सिंह जी से मैंने कहा कि इसका अप्रूवल हो जाए, चूँकि सीआईडी और सीबीआई में कार्य करने का एक तरीका है कि वो अनुमोदन होता है ऊपर से, जो अपना आपको कार्रवाई करनी है। तो एसएसपी और सब लोगों को मैंने बताया, चूँकि एसएसपी साहब इंटरेस्ट ले रहे थे और अच्छे व्यक्ति थे, तो ये हुआ कि इसका अनुमोदन हो जाए। मैं सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ लेके अपना विवेचना आया। तो उस समय तत्कालीन डीजी महोदय ने उसको अनुमोदित किया गिरफ्तारी का, और मुझसे पूछा भी कि आप गिरफ्तारी करोगे अकेले? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो मैं लौट के आया इलाहाबाद, और मैंने एसएसपी साहब से यही कहा कि आप फोर्स इकट्ठा ना करें, केवल अपने यहाँ दो उस समय वहाँ एडिशनल एसपी लेवल पे होते थे एसपी सिटी, एक अभय कुमार प्रसाद और एक एसपी गंगा पार, एडिशनल एसपी गंगा पार श्री लालजी शुक्ला साहब होते थे। दोनों मेरी दृष्टि में अच्छे अफसर थे। तो मैंने कहा इन लोगों को अपने आवासीय कार्यालय पर बुला लीजिए और 3-4 एसओस को बुला लीजिए, कुछ भी मत कहिए, आप उनसे मीटिंग वीटिंग करिए। तो ये लोग आएंगे तो पर्याप्त पुलिस बल हो जाएगा, नहीं तो पुलिस लाइन में जब फोर्स इकट्ठा होता है कि रेड देनी है कहीं, तो तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता था। हाँ, कोई बता देता था, कम्युनिकेशन हो जाता था, और उससे फिर फेल हो जाता था मामला। और प्रयास भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग नहीं किए थे उस समय तक, लेकिन ये होता था कि तमाम फोर्स इकट्ठा करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस पर एसएसपी साहब सहमत हो गए। मैंने कहा कि मैं ही अभी सूचना भी संकलित करूंगा कि वो है कहाँ, और आपको बता दूंगा आप। तो वही हुआ, मैंने टेलीफोन किया उसको, तो उसने फ़ोन उठाया और बोला कि अतीक। तो मैंने पूछा कहाँ है विधायक जी? उसने कहा वो तो नहीं है, वो तो लखनऊ गए हुए हैं और अभी 2-3 दिन बाद मिलेंगे। इसी बीच ये इन्वेस्टिगेशन हमसे उसने बदलवा दिया। मुख्यालय से गवर्नमेंट से ऑर्डर हुआ कि विवेचक बदल दिया जाए। तो मुझसे विवेचना बदल दी गई। तो एक श्री बीवी पांडे साहब थे, वो पुराने इंस्पेक्टर थे और सेक्टर में हम लोगों के सबसे सीनियर थे। मतलब अतीक को कहीं ना कहीं से सूचना हो गई कि जरूर कुछ कि हाँ इन्वेस्टिगेशन, हाँ उसके मर्जी के अनुरूप नहीं हो रही, विपरीत जा रही है, तो उसने हमसे विवेचना बदलवा दिया। लेकिन अब ये जो अरेस्ट जब हुई ना, तब हम विवेचक थे ही नहीं उसके माने। लेकिन ये है कि बीवी पांडे साहब थे, तो हमने कहा सर आप पूछो ज़रा फ़ोन मिला के। तो चूँकि वो विश्वास के थे, तो पुराने आदमी थे, उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया, कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये इन्वेस्टिगेशन धीरेन्द्र राय से चेंज हो गई है और हमको मिल गई है। तो उसने कहा कि मैं हूँ और अभी मैं थोड़ा वो हूँ, और ये जुमा के बाद आप हमसे संपर्क करना, तो हम जगह बता देंगे, वहीं पर आ जाना आप माने, और वहीं पर आपसे बातचीत हो जाएगी। तो कंफर्म हो गया कि वो है, और लैंडलाइन फ़ोन जहाँ लगा हुआ है वहीं पे है वहाँ। तो तुरंत मैंने कहा एसएसपी साहब से, प्रोग्राम के हिसाब से हम 2-3 लोग अपनी सीआईडी की गाड़ी से चले और एसएसपी साहब को कम्युनिकेट किया कि वहाँ पे है और आप भेजिए इन लोगों को। तो यही जो दो मैंने एसपीज़ का नाम लिया। अब तो श्री अभय कुमार प्रसाद जी इस समय एडीजी हैं संभवतः ईओडब्ल्यू के, तो और वो तो रिटायर हो गए हैं, लालजी शुक्ला जी, वो प्रोविंशियल सर्विसेज थे, आईपीएस डायरेक्ट थे। तो ये लोग सब लोग आए, तो वहाँ वो ये हाई कोर्ट के सामने रुके और मैं वहीं इंतजार कर रहा था। तो हमसे पूछा अभय कुमार सर ने कि किधर चलना है, आइए बैठिए। तो अपनी गाड़ी में बैठा लिया। तो मैंने उनको बता दिया कि इधर ही चलना है। तो हम लोग गए वहाँ, और उनके कार्यालय में पहुँचे तो वहाँ पे एक जिप्सी खड़ी हुई थी पुलिस की। तो पता लगा कि वो
एक मतलब सीआरपी के पैरामिलिट्री जिप्सी थी, और केबिन जो था उस ऑफिस में उसके वो शीशे का था जी, अतीक का तो जो हाँ केबिन जी, था। तो दूर से दिख रहा था कि अतीक बैठा हुआ है। तो मैं ही अंदर घुस के गया और मैंने कहा कि मेरा नाम धीरेन्द्र राय है, मैंने गिरफ्तार किया, उठो। तो वो जो बैठे थे आईजी साहब वो सीआरपी के थे, और वो एकदम असहज हो गए, भाग जैसे घबरा के आदमी भागे, और एकदम किंग कर्तव्य हो गए, एकदम मुड़े और एकदम हड़बड़ा के फिर गाड़ी में बैठ के वो चले गए। अतीक को पकड़ के ला के गाड़ी में बैठा लिया और लेके आए। सिविल लाइन थाने का मुकदमा था, सिविल लाइन थाने पर उनको बैठा दिया, और इसके बाद हमने कहा कि तलाशी लेंगे इनके घर की। तो घर इनका खुलदाबाद थाने में पड़ता था, तो एसएसपी साहब ने वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर को कह दिया था, बस गए हम लोगों ने तलाशी लिया तो वहाँ तो एक राइफल मिल गई और कुछ इलिसिट वेपन मिल गए, कार्टिलेज। उसमें उनके पिताजी पकड़ लिए गए, तो अतीक भी बंद हुए और उनके पिताजी भी बंद हुए। अतीक की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी थी उस समय, तो क्या प्रेशर नहीं पड़ा, दबाव नहीं, सत्ता का? जब गिरफ्तार कर लिया जी। तब क्या दबाव पड़ेगा, तब तो हमने अरेस्ट कर लिया। फिर अब जो कुछ उनको करना था, अब अपना फिर वो बेल इत्यादि के लिए प्रयास करने लगे। फिर वो गए जुडिशरी में, उन्होंने न्यायपालिका उच्च न्यायालय में 482 का एक मुकदमा किया। उसमें मुझे याद है कि 482 का मुकदमा हुआ था, तो एक बार मैं भी गया था। तो जज साहब जो थे, हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने चैम्बर में केस डायरी मांगी, और लेके जाने पर उन्होंने पूछा कि अतीक कौन है। तो बड़ा हास्यास्पद सवाल था उनका, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के वो जज थे और हम लोगों को पता था कि उनके संबंध हैं अतीक से पूर्व से, और उन्होंने केस डायरी कहा कि यहीं रख दीजिए चैम्बर में। तो वो मजबूरी थी रखना, इसलिए कि अगर न्यायपालिका का कोई, वो भी माननीय उच्च न्यायालय का अगर कोई न्यायाधीश कहेगा जो मामला सुन रहा हो, तो केस डायरी देना मजबूरी होगी। उसके पहले हो जाएगी। हाँ, उसके पहले हम लोगों ने कभी किसी को केस डायरी किसी को दी नहीं थी, तो केस डायरी छोड़ दी गई। और उसके बाद हम लोग चले आए। बाद में उन्होंने जो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे जो आगे की विवेचना कर रहे थे, उनको मौखिक आदेश दिया कि आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे। और फिर हम लोग अभी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, मौखिक आदेश उन्होंने दिया चैम्बर में। जज साहब भी, अब नाम क्या मैं उनका लूँ, बाद में रिटायर होने के बाद उनको सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा। अच्छा। जी, वो जो जज साहब थे। तो अब वो चलता रहा मामला। तो अतीक को फिर बाद में उच्च न्यायालय से ही 2 महीने की कंडीशनल बेल पे छोड़ा गया, और हेल्थ काजेज पे माने। और अभी मुझे पता लगा कि वो उस मामले का विचारण शुरू नहीं हुआ। फिर वो विवेचना, जब ये अतीक पकड़ लिए गए, तो वहाँ से सीआईएस सेक्टर लखनऊ को गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया। वहाँ से होती रही। इसके बाद सीआईएस से फिर कुछ दिनों बाद उसको इलाहाबाद सेक्टर, हम लोग जब चले आए, मैं सीबीआई में चला गया, तो इलाहाबाद सेक्टर आई। फिर वहाँ से इलाहाबाद सेक्टर से उसको पुलिस में ट्रांसफ़र किया गया, वही उसी थाने पर जहाँ के वो रहने वाले थे। सीआईडी से फिर, अब आप सोच लो कि किस तरह का प्रभाव था उसका, कि मतलब जब उसके अनुरूप विवेचना जनपद पुलिस नहीं कर रही थी, एसएसपी एजेंसियाँ बदलती नहीं। लेकिन क्या हुआ अभी तक? नहीं, तो अब उसका हुआ ये कि अब चूँकि हम लोगों ने जब इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो इनके एक वकील थे सौलत हनीफ, और इनके खिलाफ बीबी पांडे साहब ने चार्जशीट लगा दिया वहाँ। और शेष लोगों के खिलाफ चूंकि कोई कार्रवाई न करने के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया था मौखिक, जिसका अलिखित, तो उसमें न तो अशरफ पकड़े गए, न कोई पकड़ा गया, और सब लोग लाइट में रहे, विवेचना चलती रही। अभी मुझे पता लगा है कि आखिर में जो प्रभारी निरीक्षक खुल्दाबाद थे, उन्होंने केस डायरी में ये लिखा कि ये सब जितना चूंकि ये बाहर आ गया थी, तो फिर किसकी हिम्मत, जो लोग रिपोर्ट लिखाए थे उनसे एफिडेविट लिया, शपथ पत्र ले लिया। ये सब मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। तो ये शपथ पत्र लेके फिर अब जो 2006 में खुल्दाबाद के प्रभारी निरीक्षक कोई थे, तो उन्होंने लिखा कि कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती 2006 में, जबकि ऑलरेडी एक चार्जशीट तो थी वो जो अतीक और उसके खिलाफ हम लोग सामने चले गए। इस मामले के जो मुख्य अभियुक्त थे अशरफ, अभी तक कुछ कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ उन्होंने तो ये लिख दिया किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये चार्जशीट अभी तक सीजीएम इलाहाबाद के यहाँ पड़ी रही, बड़ी मुश्किल से जब पैरवी लोगों ने किया है। सरकार इस समय थोड़ा गतिशील हुई है ये माफिया के खिलाफ, तो वो
एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में पहुंची है चार्जशीट, लेकिन अभी तक वहां पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उसमें डॉक्यूमेंट्स भी कुछ गायब हैं, उन्हीं को रिकंस्ट्रक्ट इत्यादि करने की शायद प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब अशोक साहू की हत्या के लगभग 27 साल हो गए और अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बताया तो आपको कि वो पुलिस के आखिरी विवेचक ने लिख दिया कोई साक्षी नहीं है, सब क्लोज समझा जाए इसको माने जो, लेकिन वो तो ऑलरेडी एक चार्जशीट चुकी है कोर्ट में अतीक और उनके सौलत हनीफ के खिलाफ। इस कारण अब वो उसको कुछ कर नहीं सकते, अपनी टिप्पणी कर दिया है, तो वो उस पर चल रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे, अभी तक तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ माने। सीबीआई में कब आप गए, कब जाना? सीबीआई में मैं 1999 में मैं सीबीआई में गया था। जब आप सीबीआई में थे तो आपने कई जांच की, 2004 और 5 में आपको पुरस्कृत भी किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने भी आपको पुरस्कृत किया। तो उस समय एक जांच आपने की थी जो बहुत ही चर्चित हुई, बहुचर्चित जांच थी, आय से अधिक संपत्ति की, मायावती की। क्या था पूरा मामला? हाँ, एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताज कॉरिडोर की जांच सीबीआई कर रही थी। तो उस समय हमारे तत्कालीन डीआईजी थे श्री पी नीरज नयन, जो वेस्ट बंगाल के डीजी बने थे बाद में, और वो हेड कर रहे थे और ये जांच हो रही थी। बाद में जब ये ताज कॉरिडोर की जांच की रिपोर्ट इन लोगों ने सबमिट किया तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा नाराज़ हुआ और उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें भ्रष्ट लोग रहे हैं उनके संपत्तियों के बारे में पता क्यों नहीं लगाया गया। फिर तो एक डेट पड़ी तो उस पर फिर सीबीआई टीम में मैं भी सम्मिलित, मुझे भी उन्होंने सम्मिलित किया और मायावती जी के जो संपत्तियां थी उनके बारे में पता लगाने का दायित्व मुझे दिया। तो मैं उस इन्वेस्टिगेशन टीम में रहा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया, जाओ करके उनके सब संपत्तियों का पता लगा के लाया। उसके बाद आके जब ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा हुए तो सीबीआई ने पूरी बात बताई माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, और मायावती जी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का एक मामला भी अलग से पंजीकृत हो गया ताज कॉरिडोर के अलावा। वो मुकदमा जब पंजीकृत हो गया, विवेचना चलने लगी उसकी, तो मैं फिर उस टीम का हिस्सा रहा। मायावती जी के यहाँ 13 माइल एवेन्यू में तलाशी हुई, उस टीम में मैं था। इसके बाद मायावती जी का जब इंटरोगेशन हुआ, उनसे पूछताछ हुई, वहाँ हुमायूं रोड पर उनका जो दिल्ली में मकान था, तो उस पर भी मैं गया। पूछताछ के लिए मुझे ही निर्देशित किया गया था, जबकि हमारी टीम में एक आईपीएस अफसर भी थे और एडिशनल एसपी थे और डिप्टी एसपी थे, लेकिन हमारे डीआईजी साहब ने ये कहा था कि ये प्रश्न आप ही पूछेंगे। तो मायावती जी बहुत नाराज़ हुई जब हम लोग गए थे उस समय। तो हाँ, वो चीखी चिल्लाई, मैं इतनी बार चीफ मिनिस्टर रही हूँ, ये रही हूँ, वो रही हूँ, और मुझे पता है। और कुछ मीडिया के लोग पहुंच गए उनके घर पर हुमायूं रोड पर, तो चिल्लाने लगी। हमने कहा कि आप मीडिया डबल स्टैंडर्ड सीबीआई करती है, सब कहा उन्होंने। और तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले आप लोग मीडिया लेके आए। मैंने मीडिया को हम लोगों ने नहीं बुलाया है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व है, आपका एक पॉलिटिकल वो है, इस कारण मीडिया आया है। बहुत सी बहुत सी जांचें हम लोग करते हैं, मीडिया कभी नहीं आती। मैंने कहा मीडिया आई है, आप अगर चाहेंगी तो हम लोग दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, मीडिया को हमने नहीं बुलाया, ना हम मीडिया को बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग चले जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल चला जाऊंगा, जब काम हो जाएगा आप पीछे से कहिएगा, हम लोग पीछे से निकल जाएंगे, मीडिया फ्रंट पे है। तो यही हुआ। सवाल पूछा हमने, तो एक सवाल का हमने कहा अब आप बताइए। तब काशीराम जी जिंदा थे और वहीं उन्हीं के आवास में ऊपर थे उस समय। तो उन्होंने जो हम लोगों ने सवाल पूछा, उसका एक आध दो सवालों का उत्तर दिया। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले आए और वो इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इन्वेस्टिगेशन को हम लोगों ने पूरा समझ लीजिए जो सिस्टम होता है कि पहले रिपोर्ट बना के भेजी जाती है मुख्यालय को, तो जिस लेवल का वो अफसर होता है या आदमी होता है एक्यूज, उस लेवल से उसका अप्रूवल होता है। कोई एसपी लेवल होता है, कोई डीआईजी लेवल होता है, कोई आईजी लेवल होता है, कोई डायरेक्टर लेवल होता है। तो चूँकि चीफ मिनिस्टर का मामला था तो डायरेक्टर लेवल का ये मामला था, तो डायरेक्टर लेवल तक मैं डिस्कशन में गया उस मामले में, और सबकी सहमति थी कि ये मामला पूर्ण माने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। और यहाँ तक कि डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ने भी जो अपना मंतव्य दिया, उनका भी यही था, हम लोगों से विचार विमर्श में तय हुआ। तो चार्जशीट लगने की बात थी, लेकिन तब तक चार्जशीट लग नहीं पाई। और तब तक मुझे वापस लौटना पड़ा। रिपोर्ट तो भेज दी गई थी, फिर वो चलता रहा। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिनों बाद उसकी एफआईआर क्वेश कर दिया, वो तकनीकी कारणों से, कि ये सीबीआई गलत समझ गई थी हमने तो
कि ये आय से अधिक संपत्ति का केस रजिस्टर करने को कहा है। नहीं कहा था। इस पर वो उसकी एफआईआर क्वेश हो गई, तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन नल एंड वाइड हो गई, जबकि वो फुल प्रूफ केस है आय से अधिक संपत्ति का। जब आप लोगों ने जांच किया 13 माल एवेन्यू का, तो क्या मिला? अरे बहुत कुछ उनकी देखिए, उस समय तो ये था ना कि 13 माल एवेन्यू में तो एक कमरे में मैं आपको बता दूं केवल ब्रीफकेस भरे थे नए नए माने, जिसके बारे में बताया जाता था कि इसमें रुपए आते थे माने, और बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े ब्रीफकेस एकदम खाली थे माने। और बाकी इतनी परिसंपत्तियाँ मिली पहली बार के कार्यकाल में, उनके जितने भाई थे बहनों थीं सबके नाम से परिसंपत्तियाँ उन्होंने बनवाई, अर्जित की, और सब लोगों को संपन्न किया। तमाम मकान, तमाम ये सब दिल्ली इधर उधर सब जो भी संपत्ति मानिए। अरे एक तो मुझको लगता है बुलंदशहर में कोई फार्म हाउस था जिसको बार बार कभी पिता के नाम, कभी माता के नाम, कभी भाई के नाम, कभी इस तरह वो ट्रांसफ़र हुआ, फिर उनके नाम इस तरह करके, तो ये सब रहा। तो काफ़ी कुछ वो एकदम प्रूव्ड केस था एक तरह से समझ लीजिए। लेकिन अब चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कर दिया, उसको क्वैश कर दिया एफआईआर को, तो बात आगे नहीं बढ़ पाई। और इसके बाद जब मैं लौटा स्टेट में, तो मैं यहीं पे लखनऊ में पोस्ट था। 2006 की बात है, हाँ 2006 की बात है, लखनऊ में पोस्ट था। तो अन्ना शुक्ला एक यहाँ राज्य मंत्री होते थे उस समय, श्री मुलायम सिंह जी। शायद 2006 का वो साल था जब अन्ना शुक्ला राज्य मंत्री थे। जी और जी आपने उनकी गिरफ्तारी की थी। जी 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 जी। क्या था पूरा मामला? क्या वो था? मामला ये था कि उस समय लोकल बॉडीज़ का, जैसे इस समय चल रहा है चुनाव जी। और नोटिफिकेशन वगैरह हुआ है ये सभासदी वाला जो, तो ये यही था चुनाव। तो हसनगंज थाना होता था, मैं सीओ महानगर पोस्ट था उस समय, तो महानगर के क्षेत्राधिकार में हसनगंज थाना आता था। तो हसनगंज थाने को मोस्ट सेंसिटिव थाना उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर किया गया था। तो मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, उस समय हमारे इंस्पेक्टर एक केपी सिंह, श्री केपी सिंह होते थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या यहाँ पर क्या ऐसी बात है कि आपका थाना मोस्ट सेंसिटिव है। तो सब बातचीत हुई तो मालूम हो गया हमको कि सीओ बन के आए। हम सीओ थे यहाँ पर। और देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का सबसे सेंसिटिव ये थाना था। जी हाँ, वो सबसे सेंसिटिव था। और उस समय ये लखनऊ विश्वविद्यालय इत्यादि उसी में आता था मालूम। तो मुझे लगा कि वो जो अन्ना शुक्ला का चूँकि बड़ा प्रभाव था, तो अन्ना शुक्ला के कारण ही ये सब समस्याएं थीं। उसी भी चुनाव के दौरान एक कांग्रेस से चुनाव जो लड़ रही थी सभासदी का, वो एक महिला थी और उसका पति घड़ी बनाता था। और कांग्रेस से उस समय मेयर का चुनाव जो लड़ रहे थे वो मंजूर अहमद साहब थे, जो आईपीएस थे उत्तर प्रदेश के पहले, यहाँ पहले के आईपीएस थे, तो वो चुनाव लड़ रहे थे। इसके पति को, महिला के पति को इसने पकड़ लिया, जबकि इसका भी अपना कोई चुनाव लड़ रहा था। एक इसकी भाभी जी थी, उसका भी कोई ड्राइवर चुनाव लड़ रहा था, उनका भी। तो इसने एक बार उनको पीटा पाटा, माने जो भाभी का ड्राइवर या कोई था, और इसके बाद उसको पकड़ लिया जो कांग्रेस का था। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसके पति को, जो घड़ी बनाता था, वो पकड़ लिया। तो हल्ला मचा, लोगों ने बताया। तो वो जो थे मंजूर अहमद साहब, उन्होंने डीएम एसपी को तुरंत चिट्ठी लिख दिया, फैक्स कर दिया, जो कि कैसे ऐसे हुआ, उनका प्रत्याशी था। अब वो चिट्ठी रूटीन में मार्क हो गई, मेरे पास आ गई, फिर बाद में इसने छोड़ दिया जब हम लोग हुए। और इसी में एक और व्यवसायी थे, यहाँ के व्यापार मंडल के नेता थे, उनको इसने पीट पाट दिया उस जमाना। तो जब उनको पीटा पाटा तो पता लगा कि मतलब ऐसी अन्ना शुक्ला ने, हाँ। तो मैंने उनको प्रयास व्यक्तिगत रूप से किया कि आप, वो भाजपा से संबंधित थे, कि आप रिपोर्ट लिखाइए। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी, वो शरीफ आदमी थे और वो मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं लिखाने को तैयार हुए वो। तो अब वो समस्या थी, तो मैंने फिर उनको बुलाया, अपने इंस्पेक्टर साहब को। मैंने कहा कि मैं एक मुकदमा आपके यहाँ लिखाना चाहता हूँ। वो जो जांच मिली थी, वो जो प्रत्याशी को के पति को अपहरण वाली, वो डीएम या एसपी के यहाँ से कहीं से मार्क होकर मेरे पास आ गई। और एक वो उनके जो भाभी का आदमी था, उसको मारने वाली मैंने। तो दोनों को मैंने इंक्वायरी किया तो एकदम सही निकला। तो मैंने तय कर लिया कि अब इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर करा दिया जाए। तो हमने इंस्पेक्टर साहब को बुलाया और कहा कि हम आपके थाने में एक मुकदमा लिखाना चाहते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि साहब तो आप जो चाहें सो लिखा सकते हैं, आपकी जीडी है, आपकी सीडी है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रभारी हो, आप बताइए। फिर मैंने उनको कहा कि भाई एक मुझे मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा लिखाना है। तो थोड़ा वो मैंने अलर्ट हुए, तो उन्होंने बताया, चूँकि पुराने अफसर थे, अच्छे इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हमने कहा क्या प्रॉब्लम होगी? कहा कि इनकी गवर्नमेंट है और इनका समर्थन है, तो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको कितना अतिरिक्त पुलिस बल चाहिए?
तो उन्होंने बताया कि हमको 2 कंपनी कम से कम चाहिए पुलिस बल। हमने कहा 2 कंपनी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चलिए, चूँकि विश्वविद्यालय था तो रोज़ आना पुलिस का वहाँ मांगने का कि लिख के रूटीन में जाता था कि इतना फोर्स आज चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये है, तो एसपीसीटी के थ्रू जाता था, फिर वहाँ से अलॉट होकर फोर्स आता था। उस दिन जो हमारे एसएसपी साहब थे, जब उनको मैंने उनकी इंस्पेक्टर साहब की रिपोर्ट को आगे बढ़ाया तो उन्होंने वापस लिख के भेज दिया कि नहीं, आपके पास इतना फोर्स है, उसी से काम चलाइए। तो एक्चुअली उनको हमने ये सूचना नहीं दी कि हम अन्ना शुक्ला के खिलाफ मुकदमा लिखवाने जा रहे हैं या उनको पकड़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की, तो बाद में मैंने उनको सही बात लिख के भेजी थोड़ा कि ऐसे ऐसे एक घटना हुई है, वो जो व्यापार मंडल के हैं उनको पीटा है उन्होंने, और कल संभवतः भाजपा के लोग, श्री लालजी टंडन जी उस समय थे, ये लोग थे, तो उनके पास आए थे जो मारे गए थे, पीटे गए थे। तो कल भाजपा के लोग बाज़ार बंद कराएंगे और सपा के लोग बाज़ार खुलवाएंगे, तो क्लैश होगा, इसलिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने हमसे खुद एसएसपी साहब ने पूछा कि आपको कितना बल दे दें तो काम चल जाएगा, 1 कंपनी दे दें और कुछ एसोज दे दें। हमने कहा पर्याप्त है, आप दे दिए, तो इतने में हो गया। फिर मैं अपना तैयारी करके सुबह तय कर लिया, मैंने वो उस पर ऑर्डर लिखा मुकदमा लिखने का, और खुद लेके थाने पर गया। इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई थी, हेड मोहरिर को बुला के मैंने कहा कि भाई ये मुकदमा लिखना है, इसको कब तक गोपनीय रख सकते हो? तो उसने कहा कि साहब शाम को जब डेली की रिपोर्ट जाती है तब तक। मैंने कहा शाम तक तो बहुत लंबा आप बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे कोई जानना नहीं चाहिए इसको, केवल 2 घंटे तक। कहा साहब एकदम पक्का। हमने कहा ये लो, जाओ मुकदमा लिखो। 2 सब इंस्पेक्टर बुलाया, उनसे कहा कि भाई आप वेरीफाई कर लो, जांच कर लो, जो गवाही हमने इकट्ठा की है वो सही हो तो आप इन्वेस्टिगेशन कर दो। दोनों सब इंस्पेक्टर लोग तैयार हो गए, क्योंकि मिनिस्टर का मामला था और उन चीफ मिनिस्टर थे उस समय, वो राज्य मंत्री थे, हाँ उस समय राज्य मंत्री थे जी, राज्य मंत्री। तो एक बात थी, बड़ी बात थी जी। तो आप वो समझ लीजिए कि मुकदमा लिखा जाने लगा। मैंने दीवान जी से कहा कि जो आपके बरामदे में एक एसएसआई महोदय बैठे हैं, इनको भी सूचना इसकी नहीं होनी चाहिए। कहे किसी को सूचना नहीं, उन्होंने केवल 2 सब इंस्पेक्टर जो विवेचना करेंगे, इंस्पेक्टर साहब आप जानेंगे, मैं जान रहा हूँ। वो लिखा जाने लगा, फिर मैं घूमने घामने लगा, और हम भी 1.5 सेक्शन आरएएफ मेरे साथ थे, उसको लेकर घूमने लगा। तो मैं चूँकि अन्ना शुक्ला को मैंने देखा नहीं था, पोस्टर्स में खाली उनका चेहरा देखा था। तो एक गली में गुड़ की एक हमको लगता है आढ़त टाइप थी, उसमें भी वही केबिन शीशे की बनी थी। तो वहाँ एक पीएससी दिखी मुझे, तो मैंने कहा यहाँ पीएससी कैसे खड़ी है? हमने तो पूछा जाके, तो उसने कहा था मंत्री जी के साथ हम लोग हैं। तो मैंने कहा आप लोग जाइए, वापस हो जाइए, मैं मंत्री जी को गिरफ्तार करूँगा, बस यूँ आप लोग जाइए अपने हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करिए। पीएससी वहाँ से चल दी, अंदर मैं घुसा तो उनको मैंने बताया कि मेरा नाम ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने सीओ साहब ऐसे इशारा करके मुझको बुलाया। मैं तो कहे कि मैंने कहा कि आपको मैंने गिरफ्तार किया। अन्ना शुक्ला राज्य मंत्री से आपने कहा मैंने आपको गिरफ्तार किया। तो पूर्व पुलिस अधिकारी एक फैक्स भेजते हैं, शिकायत करते हैं जी 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 प्रत्याशी को पीटा गया, फिर जी जो वो अपहरण कर लिया था, तो वो एक्चुअली उसकी मैंने जांच किया, जो शिकायती पत्र था जांच किया, तो जांच से वो घटना सही पाई गई। 2 घटनाएं थी, एक व्यापार मंडल के नेता थे उनको पीटा था, और इनका अपहरण कर लिया था, ले आके घर और बैठाया था। तो वो मुकदमा लेके मैं स्वयं गया, इंस्पेक्टर साहब से पहले पूछ लिया, वो तैयार हो गए। मैंने कहा इतना ज़रूर उनसे कहा मैंने कि थोड़ा इसको गोपनीय रखिएगा, वरिष्ठ लोगों को इसकी जानकारी ना हो। और ये कहा उनसे कि मैं इसलिए ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं इसमें कोई विशिष्ट अपनी वो बनाना चाहता हूँ या हीरो बनना चाहता हूँ, केवल इसलिए कि अगर आप वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे तो चूँकि उनकी सरकार है, सरकार में वो राज्य मंत्री हैं, तो लोग अगर आपको मना करेंगे तो फिर मजबूरी हो जाएगी, उनके आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा। और अभी सीधे मेरे पास जांच आई है, मैं सीधे आपको आदेश कर दूँगा, मुकदमा लिख दिया जाएगा, तो आप किसी को बताएंगे नहीं। तो इंस्पेक्टर साहब ने इसका पालन किया, मेरी बात को मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को ये सूचना नहीं दी कि मुकदमा कायम होने जा रहा है। जब आप अन्ना शुक्ला को गिरफ्तार करते हैं तो कैसी स्थिति थी? क्या वो आसानी से आपके साथ चले आए या क्या हुआ? जब गिरफ्तार मैंने उनको किया तो उन्होंने फ़ोन निकाल के बात करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा फ़ोन को आप अपने अंदर रख लो, अभी अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, और आप अपनी गिरफ्तारी को सहज रखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हम अपनी पूरी क्षमता भर आपका प्रतिरोध करेंगे और आप आराम से चलेंगे, तो आपका जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखा जाएगा, आप राज्य मंत्री हैं। तो वो उठ के चले बाहर। थोड़ा लोगों ने निश्चित रूप से, चूँकि उनकी सरकार थी तो कुछ शोर वोर किया, तो उनको खदेड़ दिया गया और ले आकर के उनको इंस्पेक्टर की जीप में बीच में बैठा के मैं किनारे बैठा, इंस्पेक्टर साहब चलाने लगे। मैंने कहा इनको लेके चलते हैं और ले चल के गुडम्बा थाने पर बैठा दिया जाए ताकि यहाँ कोई लाइन ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो हम लोग चले, तो फिर फ़ोन इत्यादि आने लगे ऊपर से, वरिष्ठ अधिकारियों के पूछा पछा गया, तो मैंने बता भी दिया। तो कहा गया मुझसे कि
अभी लिखा पढ़ी न की जाए। तो लेकिन अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी थी, मैंने कहा अब तो गिरफ्तारी हो चुकी तो लिखा पढ़ी न करने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे फिर उनको ले आकर वहाँ बैठाया। तब तक यहाँ प्रदर्शन वगैरह होने लगा, उनके कुछ लोग करने लगे। तो फिर मैंने वहाँ से जब पता लगा तो सेट पे कहा कि आप लोग अपना अधिकारों का प्रयोग करें, अपना कर्तव्य निर्वहन करें, मैं आ रहा हूँ। तो जब तक हम पहुँचे थाने पे तो लोगों ने खदेड़ उधेड़ दिया था, जो भीड़ भाड़ थी, तो काम ख़त्म हो गया। बाद में फिर ये हुआ कि वो जबकि उसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा हुआ था, तो उसमें सामान्य परिस्थितियों में जमानत थाने से नहीं होती, आचार संहिता लागू थी, आचार संहिता भी लागू, सब कुछ था जी। लेकिन अब वो नॉन अवेलेबल भी था। लेकिन अब चूँकि भाई वो राज्य मंत्री थे, तो अब ऊपर से दबावों में फिर ये कहा गया जमानत के लिए। तो चूँकि जमानत का मैं प्रतिरोध कर नहीं सकता था, जमानत थाना प्रभारी को करनी है, और कोई वरिष्ठ अधिकारी जब आ जाता है तो जो अपनी सीआरपीसी है उसके हिसाब से सारे अधिकार उसको चले जाते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जमानत की जाए, तो इंस्पेक्टर साहब ने शाम को थाने से जमानत कर दिया उनकी, और वो चले गए। बीच में विवेचना होकर चार्जशीट आई मेरे सामने। चार्जशीट को मैंने उसी आचार संहिता के प्रभाव में ही न्यायालय भेज दिया। और जब न्यायालय चार्जशीट चली गई, बाद में बीच में बल्कि उस समय तत्कालीन डीजी ने मुझे खबर कराई कि जब तक मैं हूँ कह दीजिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, सीओ महानगर का। लेकिन ज्यों प्रभाव ख़त्म हुआ नोटिफिकेशन का, सारे के सारे इंटायर चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीओ, एसपी, सबका ट्रांसफ़र हो गया, जितने हैं लखनऊ सरकार ने प्रशासन के सामने अपनी ताकत दिखाई। हाँ, पूरा सबका तबादला कर दिया गया, सारे लोग बाहर हो गए। मेरा भी ईओडब्ल्यू में ट्रांसफ़र हुआ, और ईओडब्ल्यू में था। लेकिन तत्कालीन डीजी साहब ने काफ़ी वो किया, उनको लगा, चूँकि उन्होंने हमको संदेश किया था। तो डीजी साहब ने फिर अब हमको 10-12 दिन के अंदर ही मुझे एसटीएफ में पोस्ट कर दिया था। ईओडब्ल्यू से मैं एसटीएफ आ गया था। एसटीएफ में आप जाते हैं। 2007 में चित्रकूट में एक ठोकिया नाम का डकैत रहता है, वहाँ मुठभेड़ होती है, क्या था पूरा मामला? 22 जुलाई 2007 की घटना है। वहाँ मुझे एक्चुअली जब मैं एसटीएफ में गया तो उस समय मुझे ठोकिया और ददुआ दोनों बहुत दिनों से चले आ रहे थे गैंग वहाँ चित्रकूट में, तो उनके ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया। और मैं चित्रकूट जाके कैंप करने लगा, अपनी टीम लेके घूमने फिरने लगा पूरा, और सब इंटेलिजेंस गैदर करने लगा, खोजबीन करने लगा, प्रयास करने लगा, सब कुछ चलता रहा। इसी बीच चुनाव आ गए तो श्री अमिताभ यश जो वर्तमान में एडीजी एसटीएफ हैं, वो एसपी बन के आए वहाँ कुछ उसी के लिए काम करने के लिए, देखने के लिए। वो एसटीएफ में आते या सामान्य प्रशासन में? नहीं, एसटीएफ में वो काम करने के लिए भेजे गए। वो आए, तो जब वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब ददुआ पे मैं काम करूँगा और ठोकिया पर आप काम करो। तो मैंने ठीक है, तो काम चलने लगा। 21 जुलाई 2007 को मुझे मैनुअल इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे मुखबिर ने बताया कि एक जगह ऐसे गैंग जो है वो जंगल पहाड़ में वो 2-3 दिन से देखा जा रहा है। मैंने इसकी सूचना उनको दी, अपने एसएसपी साहब को, और कहा कि हम जा रहे हैं। तो हम लोग चल दिए। तो गुप्त गोदावरी एक जगह है सतना में, वहाँ से गाड़ियाँ छोड़ के चले आए। हम लोग अपना रात भर पैदल चल के, एक पानी का जगह थी, सकड़ी बेड़ा जंगल उसको बोलते हैं, सकरी बेड़ा जंगल था वो। तो पानी जहाँ था वहीं गैंग आता था, जंगलों में पानी वानी की परेशानी होती थी माने। तो वो हम लोग वहाँ पे 2 साइड में अपना टीम को 2 हिस्सों में बांट के, और हम लोगों ने गैंग की प्रतीक्षा किया, एम्बुश लगाया एक तरह से। आप लोग एम्बुश लगा के बैठे थे? जी, तो गैंग की प्रतीक्षा करते रहे हम लोग। सूचना थी कि गैंग आता है, तो सवेरा हो गया तो नहीं आया। तब तक अचानक मेरे पिछले साइड से 3-4 लोग आते दिखाई पड़े बाल्टी लेके। तो वो चौंका, जो आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ था हमारा आदमी, तो जब चौंका तो वो बाल्टी फेंक के भागे। हम लोगों ने देखा तो जंगल पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे वो लोगों ने। तो बाल्टियों को देखा गया तो उसमें सब्जी, दाल और चावल ये जो जैसे था, तो लगा कि इसका मतलब गैंग कहीं आसपास है, या तो ये गांव के लोग थे या गैंग के ही लोग थे, बाल्टी धोने के लिए आ रहे थे वहाँ। हम लोग उसी दिशा में चढ़ने लगे वहाँ ऊपर पहाड़ पर जंगल में। तब तक उधर से फिर वो 3-4 दिशाओं से फायरिंग शुरू हो गई वहाँ। उसमें फिर हम लोगों ने फायरिंग किया तो उसमें एक आदमी मैयादीन, जो उनका गैंग का माने एक्टिव मेंबर था, वो मारा गया, और गैंग पूरा भागा। हम लोगों ने पूरी कॉम्बिंग किया तो उसमें एक राइफल मिली, और समझ लीजिए कि कार्टिजेज बहुत मिले, ग्रेनेड मिला, है ना, कार्टिजेज मिले, ग्रेनेड मिला। अच्छा। और बहुत रिकवरी हुई। चांदी की काली माँ जिनकी पूजा वो करता था ठोकिया, और काफ़ी सामग्रियाँ मिली। तो फिर अब वो सब करते कराते संध्या हो गई। हम लोग जब कोई एडिशनल पुलिस बल पहुंच नहीं पाया वहाँ, और हम लोग वहाँ से चलने लगे,
तो फिर बघोलन तिराहा एक जगह है, वो बांदा डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ पे हाइट से 3 जगह एम्बुश लगाया गैंग ने। और हम लोग जब उस मोड़ पे पहुँचे हैं तो 3 तरफ से अचानक फायरिंग होने लगी हम लोगों पर। तो जिसको गोली लगी उसे तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन फिर गोली का जवाब गोली से दिया जाने लगा। हम लोगों ने दिया तो गैंग ऊपर था, ग्रेनेड भी फेंके गए, लेकिन उनका ग्रेनेड वगैरह हम लोग चूँकि पा गए थे, उनके पास ग्रेनेड नहीं था। अगर ग्रेनेड होता तो ऊपर से फेंक देते तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता हमारा। लेकिन यह कि जिसको गोली लग गई उनके पास भी AK-47 मैग्नम ये सब राइफलें थीं, तो जिनको उन्होंने बस फायर में घायल किया, जिनको चोट लग गई वो तो मर गए। लेकिन हम लोगों ने उसका उत्तर दिया, फिर गैंग को भागना पड़ा। हम लोग भी उसी दिशा में गोली चलाते रहे जिस दिशा से गोली आ रही थी, क्योंकि रात का वक्त था, ये पता नहीं था कि ना कि किधर कहाँ कौन है। वो हाइट पे थे, हम लोग नीचे थे, तो वो लोग भागे और हम लोग तब भी गोली चलाते रहे। फिर फ़ोन से सूझ के जिसके पास फ़ोन था एक हमारा, तो खबर की गई सबको बने। तो मुझको लगता है कि काफ़ी देर बाद रात में एडिशनल फोर्स आया, हम लोगों ने BLP का फायर वायर किया, तब वो लोग आए। तो इस बीच 6 लोग हमारे STF के और एक हमारा मुखबिर, 7 आदमी मौके पे ही मर गए उसमें, और कुछ लोग घायल हुए। फिर हम लोगों ने जाके उसका मैंने मुकदमा लिखाया करवी थाने में, उन लोगों को नामजद करते हुए ठोकिया इत्यादि को। तो उसके मुझे लगता है कि 13-14 लोग अभी जेल में हैं, उनको सबको आजीवन कारावास हुआ। उस घटना में भी मैं गया था एविडेंस देने के लिए, तो सबको आजीवन कारावास हो गया है और वो जेल में है। तो जब मुठभेड़ हुई सुबह, जी, एम्बुश जब आप लोग लगाए थे, तो क्या फिर आपने बैकअप में सिक्योरिटी फोर्सेज मांगी क्या? जी मैंने मांगा, लेकिन अब वो चूँकि उसी दिन ददुआ का भी इनकाउंटर हुआ था, फोर्स किन कारणों से नहीं आ पाया, अब इसका उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं। कोई एडिशनल फोर्स पहुंच नहीं पाया, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस तरह के सब लोग जानते थे, बहुत डेस्परेट गैंग है, सब कुछ है, लेकिन नहीं आ पाया, तो उसका ये सब हुआ। और उसका फिर प्रतिफल मिला हम लोगों को कि इतना बड़ा लॉस हुआ। रात हो गई, देर हो गई, काउंटिंग वाउंटिंग करके आते समय ये घटना हो गई। बाद में पहले तो उस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थीं, तो उन्होंने पुरस्कार इत्यादि की घोषणा कर दी। उस दिन 22 जुलाई 2007 को मुझे लगता है कि चित्रकूट में 22-24 लोग मारे गए थे। ये STF का ददुआ, इसके अलावा एक और ददुआ का दूसरा गैंग था, उसके भी 6-7 लोग मारे गए थे। तो वो बड़ी अजीब रात थी उस दिन, 22 जुलाई 2007। तो मायावती जी ने उस समय पुरस्कार की घोषणा किया। बाद में जब उनको ये पता लग गया कि इस टीम का लीडर मैं हूँ, धीरेन्द्र राय हूँ, तो चूँकि मैंने CBI में अपना कार्य किया था, तो वो बात उनके मस्तिष्क में सब था। तब उन्होंने किसी को कोई पुरस्कार, हमारी टीम को कोई पुरस्कार और बाकी अन्य टीमों को पुरस्कार दिया मिला? जी, बाकी तो सबको पुरस्कार मिला, गैलेंट्री मेडल मिला, हम लोग कुछ नहीं दिया उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये घटना 22 जुलाई 2007 की है। और ट्रांसफ़र शुरू हुए तो सबसे पहले मेरा तबादला किया गया प्रतापगढ़ के लिए मैं चला। तो फिर रास्ते से मुझे बताया गया कि आप SIT ज्वाइन करिए। तो मैं फिर SIT आया, SIT में कुछ ही समय रहा, तो फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। और उस समय जो वरिष्ठ अधिकारी थे, नई SIT फॉर्म हुई थी, मायावती जी ने ही बनाया था भ्रष्टाचार इत्यादि की जांच करने के लिए। तो जो उस समय ADG थे वो साउथ इंडियन थे, उन्होंने कहा कि आप जाएंगे नहीं, मैं भी प्रयास करूंगा। उन्हें ये बात पता नहीं थी, मैं तो समझ गया, मुझे तो अनुभूति होने लगी कि क्यों मेरे इस तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उनको लगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, शायद मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, आमतौर से लोग जाना चाहते होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऑर्डर करा दोगे तो मैं सुरक्षा रहने को तैयार हूँ SIT में। अब वो गए, उन्होंने जब वहाँ जाके बात किया तो उनको पता लगा कि नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी का मामला है और ये नहीं हो सकता कुछ, उसमें इनको जाना पड़ेगा। तो आगे फिर उन्होंने DIG को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है और हम लोग नहीं रोक सकते, उनको रिलीव करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो गई, चीफ मिनिस्टर का मामला है। तो फिर हमको रिलीव कर दिया गया। मैं उन्नाव चला गया, उन्नाव में था, कुछ दिनों तक वहाँ पर था। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र 23 बटालियन PSC मुरादाबाद किया गया और मई 2008 में हमको सस्पेंड किया गया उसी घटना को लेके, ये कहते हुए कि मतलब इनकाउंटर हुआ और आपने कोई खबर नहीं दिया किसी को और आप जंगल में बने रहे, तो आपके स्लैकनेस से ये घटना हो गई, इतने लोग मारे गए और ये क्षति हुई। बाद में मुझे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों से पता लगा कि कोई कुछ कर नहीं सकता, सब लोग हेल्पलेस हैं। शायद 2 तरह की लोग बताते हैं कि फाइल बनी थी, एक ऐसी फाइल थी जो सही थी और एक ऐसी थी जो जी, वो तो विभागीय कार्रवाई के समय। तो फिर अब जब अधिकारियों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, तो हमको सस्पेंड करके विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। विभागीय कार्रवाई
एक डीआईजी मुरादाबाद को दी गई, जबकि सोचिए मैं हेडक्वार्टर में अटैच था, तो ये उत्पीड़न ही था। लखनऊ में मेरा अटैचमेंट था, यहाँ डीआईजी स्तर के लखनऊ में पता नहीं कितने अधिकारी हैं, लेकिन वो दी गई उनको, मुरादाबाद के डीआईजी को, वो विभागीय कार्रवाई करने के लिए। तो अब वो चलने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री की वो थी, तो अब वो जांच चलने लगी। मैं इस बीच हाई कोर्ट चला गया, तो हाई कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग पर ही हमारा सस्पेंशन स्टे कर दिया और कहा कि आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते रहिए गवर्नमेंट से, लेकिन सस्पेंशन स्टे कर दिया। किंतु गवर्नमेंट मानी नहीं उस पर, माने सरकार उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चलता रहा एसएलपी करके। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीपी राव, इतने बड़े लायर हैं जो संविधानविद हैं, उनको मेरे विरुद्ध सरकार ने इंगेज किया, सरकार ने इंगेज किया हमारे खिलाफ। और तो बाकी गवर्नमेंट एडवोकेट्स वगैरह जो होते हैं, पीपी राव को व्यक्तिगत इंगेज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस एसएलपी में हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि जो मेरी रिट थी जिसमें इंटरिम ऑर्डर हुआ था मुझे बहाल करने का, कि उस पर कहा कि आप इनकी रिट को शीघ्रता से डिसाइड कर दीजिए। तो मुझे ठीक से याद है, डबल जजेस की बेंच थी, तो जब वो मामला सुनवाई में पहली सुनवाई पर आया तो गवर्नमेंट एडवोकेट से कोर्ट न्यायालय ने कहा कि आप इनको तुरंत बहाल कर दीजिए और अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते रहिए। तो गवर्नमेंट एडवोकेट चले गए और 3 या 4 दिन की डेट दी हाई कोर्ट ने, लेकिन वो 3-4 दिन बाद गवर्नमेंट एडवोकेट टर्नअप नहीं हुए, दूसरे गवर्नमेंट एडवोकेट आए, एडिशनल एडीजे। तो हमारे वकील ने कोर्ट ने पूछा, तो उन्होंने बहाल तो किया नहीं था। हमारे वकील ने कहा कि साहब किसी की हिम्मत नहीं है जो मुख्यमंत्री जी से जाके कहे और इनको बहाल नहीं किया जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा आप लोग अपने रिटर्न आर्गूमेंट दाखिल करिए। सब ने रिटर्न आर्गूमेंट दाखिल किया। फिर उसका उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया, फैसला सुनाया। तो फैसले में उन्होंने 3 लाख रुपए सरकार को जुर्माना लगाया हमें गलत सस्पेंड करने के लिए। तो हाई कोर्ट ने लगाया था? हाई कोर्ट ने। इसके बाद फिर मेरा सस्पेंशन क्वेश किया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्वेश किया, सब कुछ क्वेश कर दिया। लेकिन उसके अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट मायावती जी गई और मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चलता रहा और मैं बहाल नहीं उन्होंने मुझे किया, इतने इस तरह के फैसले के बाद भी। और विभागीय कार्रवाई जो हुई थी, वो जो आप कह रहे हैं, वो उसमें ये मामला था कि जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे उन्होंने शायद डीजी से ये बात कही थी कि हम दोनों तरह की, मेरे पास जब आप कहेंगे तुरंत मैं रिपोर्ट दे दूंगा, दोनों तरह की मेरे पास रिपोर्टें हैं। ये अमिताभ ठाकुर ने एक चिट्ठी लिखी थी, जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनके सामने वो जांचकर्ता अधिकारी, एक उस समय डीजी थे श्री ब्रिजलाल जी, तो उनसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ, कोई चाहता नहीं था लेकिन ऐसे था। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास दोनों रिपोर्टें मैं 5 मिनट में तैयार करके दे दूंगा कि दोषी निर्दोषी। तो लेकिन जब ये तय हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अमिताभ ठाकुर ने चिट्ठी में लिख के बताया था कि, तो पूछा गया, उन्होंने जो फतेह बहादुर थे उस समय गृह मंत्री, तो उन्होंने गृह सचिव, तो उन्होंने शशांक शेखर से पूछा जो उस समय जी, तो उन्होंने कहा अभी बताता हूँ। तो उन्होंने पूछ के फिर बताया उनको कि नहीं, मायावती जी नहीं मान रही हैं, उनको दंडित करना ही पड़ेगा। फिर दोषी वाली उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। लेकिन चूँकि हाईकोर्ट ने सब क्वेश कर दिया था, तो अब उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था। इस बीच उनकी जब सरकार चली गई, दूसरी गवर्नमेंट आई अखिलेश यादव जी की, तो हमको फिर जो उस समय डीजी थे उन्होंने लिख के दिया गवर्नमेंट को कि नहीं ये गलत है, उनके साथ ज्यादती हो रही, तो मुझे बहाल किया गया। लेकिन फिर वो उसी शर्तों पर कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसके अधीन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल में जाके ये फैसला किया कि एसएलपी उनकी खारिज कर दिया। यद्यपि जो सरकार पे जुर्माना था उसको भी उन्होंने विवाद कर दिया कि हम इसको उचित नहीं मानते हैं, और एसएलपी खारिज कर दिया। सब कुछ मुझे मेरा अपना देयक इत्यादि मिल गया, माने जो जब आप रिटायर होने के पहले की बात है। जब आप सोनभद्र में आपकी पोस्टिंग होती है, उस दौरान गाजीपुर जिले में एक हत्या होती है, जी। जिसमें आपको तत्काल बुलाया जाता है, क्या था मामला? ये वर्ष 86 का मामला है। मोहम्मदाबाद गाजीपुर में एक थाना है, वहाँ पर सच्चिदानंद राय की एक हत्या हुई थी। तो सच्चिदानंद राय की हत्या हुई तो वहाँ पब्लिक ने डिमांड किया कि काफ़ी एजिटेशन वगैरह हुआ मेरे को बुलाने को, इसलिए कि उसके पहले मैं वहाँ थानाध्यक्ष कई थानों पर गाजीपुर में रह चुका था 2 वर्ष में, 5-6 थानों पर। तो लोग जानते थे कि बुलाया जाए। तो उस पर हमको वहाँ हमारे एसपी को निर्देश किया कि तुरंत इनको भेजिए, अपनी गाड़ी लेके जाएँ। मैं वहाँ से चला, मुझे कम्युनिकेशन के ऐसे साधन नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है वहाँ पर मोहम्मदाबाद गाजीपुर। तो एसपी गाजीपुर को रिपोर्ट करने का संदेश मिला। रास्ते में अखबारों से पता लगा कि ऐसे ऐसे एक हत्या हुई है और उसमें डिमांड हुई है। फिर मैं सैदपुर जब पहुँचा तो सैदपुर से ही मुझे पता लगने लगा
कि ये अफजाल अंसारी का एक भाई है और वो जो है अब कुछ बदमाशी कर रहा है और वो उन सबों का इसमें हाथ था, उन्हीं लोगों ने ये घटना की है। तो मैं उसको थोड़ा डेवलप करते हुए आगे गया तो अपने एसपी जो थे गाजीपुर के, उनको मिला, उनको मैंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे है और मुख्तार अंसारी को अगर पकड़ लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए तो ये घटना खुल जाएगी। तो वो डीएमएसपी ने कहा कि नहीं, ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उस समय कम्युनिस्ट का वो प्रोन था और कम्युनिस्ट प्रोन एरिया था। विश्वनाथ शास्त्री एमपी होते थे उस समय, शायद मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने कम्युनिस्ट का ही असर था वहाँ बहुत। तो ये हुआ कि नहीं, कुछ एविडेंस ले आइए, ऐसे नहीं माने। संयोग से उस समय इनके गैंग का, मुख्तार अंसारी गैंग का, इसमें भीम सिंह एक अपराधी है, वो करंडा क्षेत्र का था, उसका एक भाई था जो कि ट्रेजरी में बाबू था गाजीपुर में, तो उसकी राइफ़ल ये सब ले आए थे लाइसेंस से। इस बात का मुझे पता लग गया, अपने इन्फॉर्मेंट से मालूम हुआ कि ये राइफ़ल यूज़ हुई है, ये सब राइफ़ल ले आए थे। तो हम गए वहाँ, जाके उसको रात में वहाँ से उठाया करंडा से मैंने, और लेके आया तो पूछा पाछा तो राइफ़ल उसने बता दिया कि दिया है। तो लेके जब मैं आया और हम अहमदाबाद में, तो मैंने एसपी को और इन लोगों को बताया कि देखिए साहब ये हैं और इनकी राइफ़ल अभी भी उनके पास है, तो अभी अगर मुख्तार अंसारी से 5 मिनट अकेले मैं बात करूँगा, ये केस वर्कआउट हो जाएगा। इतना कह के मैं लौटा और तब तक पता लगा कि साहब जो है, थोड़ी देर मुझे सूचना दी गई जहाँ मैं रुका था कि आप वापस लौट जाइए, जहाँ से आए वहाँ ऑपरेशन करिए और अपना काम करिए। जाके मैं लौट आया। उसके बाद वो तब तीस ट्रांसफ़र हो गई CBCID को। अभी मैं एक एविडेंस देने गया था कोर्ट में गाजीपुर में, तो वहाँ मुझे जिज्ञासा हुई कि ज़रा पता करूँ। तो वहाँ जब मैं जाके एसपी ऑफिस में मैंने पता किया तो उस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई, क्लोजर रिपोर्ट माने ख़त्म हो गया मामला। ट्रायल, हाँ, विवेचना के स्तर पे वो ख़त्म कर दिया गया, मैंने ट्रायल का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो ये है, मतलब चूँकि इस तरह का पॉलिटिकल प्रभाव, और मुख्तार देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके पहले कोई उसका आपराधिक इतिहास नहीं था, ये पहला अपराध नोटिस में आया था। मैंने अगर उसे तभी क्रश कर दिया गया होता तो शायद मुख्तार माफिया नहीं बनते। मैंने मुख्तार अगर क्रश कर दिए गए तो शायद माफिया नहीं बनते। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा गठबंधन की सरकार बनती है, मीराबाई गेस्ट हाउस में मायावती के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, जिसमें उनकी सुरक्षा करते ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जी। बाद में उनकी हत्या हो जाती है। और जिसमें आप मुख्य अपराधी को पकड़ते हैं, क्या था पूरा मामला? हाँ, उस समय मैं CBCID इलाहाबाद में था और CBI में उस समय यहाँ के जो चीफ थे DIG श्री अतुल साहब थे, जो बाद में प्रदेश के DG बने। तो जब ये घटना घटित हुई और CBI इन्वेस्टिगेशन करने लगी, फर्रुखाबाद में उनकी हत्या हुई थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, तो उन्होंने स्टेट से मुझे असिस्टेंस के लिए बुलाया और मैं स्टेट CID से पहले तो मना करता रहा कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन तत्कालीन हमारे DG श्री RC दीक्षित थे, वो भी फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने बुला के मुझसे कहा कि नहीं, तुरंत जाइए आप, और ये प्राइम एजेंसी आपको बुला रही है और आप जाके असिस्ट करिए, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का मामला है, उसको किसी तरह से पता लगना चाहिए। मैं गया वहाँ, मैंने जाके स्थल का निरीक्षण किया, देखा, फिर मैंने आके DI साहब को बताया कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाऊँगा। उसमें नामजदगी हुई थी FIR में, दुश्मनी थी वहाँ। एक्चुअली 2 ग्रुप थे, ब्राह्मणों के और एक लोध राजपूत के। तो लोध राजपूत ग्रुप को उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर जो थे कल्याण सिंह जी थे, तो कल्याण सिंह जी का माने जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, उनका वो था। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा, वो उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रुप को लीड करते थे। तो कुछ वहाँ लोकल लेवल पर क्लैश चलता रहता था। तो एक वहाँ महिला उस समय थी, बाद में शायद MLA बन गई थी, उर्मिला राजपूत नाम था, क्या था कुछ, इसी इन लोगों को लेके कुछ बातचीत बनती रही, झगड़ा होता रहा। तो अंत में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो गई। तो जब मैं वहाँ गया तो पता लगाया, तो मुझे पता लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हायर्ड लोगों ने मारा है। तो उसको फिर मैं अपना चला गया और घूमता रहा। अंत में फिर जो है वो शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, वो वहाँ का था, रहने वाला, संभवतः बागपत या मुजफ्फरनगर, एक मुजफ्फर है क्या है ये, नगर मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरनगर का ही नाम, बागपत का नहीं, मुजफ्फरनगर का रहने वाला, पक्का है, मैं जानता हूँ मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और वो हमने पकड़ा उसको, वो वहाँ पर एक तिराहा है दिल्ली और आपका इसका क्या कहते हैं, मेरठ का मोदीपुरम में। तो सूचना मिली हमको अपने मैनुअल इन्फॉर्मेंट से कि ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उनको 2 लोग पकड़े गए थे उसमें। तो एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर पकड़ी गई दिन दहाड़े। उनका वहाँ पे मैंने फिर मुकदमा लिखाया, उनको फिर लेके आया। उसी पिस्टल से ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मारे गए थे, उसका मिलान हो गया। तो विजय सिंह एक जो कांग्रेस के विधायक थे, उनको और जीवा को आजीवन कारावास उस घटना में माननीय न्यायालय ने किया। और अभी भी शायद जीवा जेल में है। जीवा ने बड़े जघन्य अपराध किए,
कृष्णानंद राय मर्डर में भी उसका नाम बताते हैं लोग आया था। तो ये घटना ये थी। सीबीआई में जब आप थे तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्कीम का इनॉग्रेशन किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहे, लेकिन बाद में वो योजना ही गायब हो गई, उसको चलाने वाले गायब हो गए, उसमें भी आपने गिरफ्तारियां की थी, क्या था मामला? जी, वो लखनऊ में एक्चुअली वो एक सिटी कोऑपरेटिव बैंक घोटाला करके था। उसमें वो अरविंद जौहरी और एक उनके दो भाई थे जो ये कोऑपरेटिव बैंक चलाते थे। तो उनकी साइबर पार्क योजना का उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और उसके बाद वो अचानक वो पूरी फैमिली भाग गई छोड़ के, तो ये वक्त विदेश चली गई। वहाँ पार्लियामेंट वगैरह में बड़ा हल्ला हुआ। बाद में हमको लगता है कि एक हमारे अश्वनी कुमार साहब थे उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर, और डीआईजी श्री जावेद अहमद साहब थे सीबीआई के। तो एक छुट्टी के दिन मीटिंग हुई, उसमें जावेद अहमद साहब ने मेरा नाम प्रपोज किया कि इनको ये जिम्मेदारी मैं देना चाहता हूँ। तो जो जेडी ने कहा ठीक है। मैं यहाँ से फिर अपना एक आदमी लेके दिल्ली गया, उनका जो वहाँ ऑफिस ऑफिस था खोल खाल के, वहाँ से फिर तो सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन डेवलप करते करते दिल्ली से फिर कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर न्यू जलपाईगुड़ी गया। अंत में जाके उसको मैंने पूरी फैमिली को कैलिंगपोंग में पकड़ा। मैंने कैलिंगपोंग में फिर बाई एयर उनको लेके आए। और वो तब तक सब जो कुछ रिकवरी थी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया हमको, जो उनके पास कैश था कि आप ले लीजिए और हमको जाने दीजिए, आप खोजते रहिए। हमने कहा नहीं, अब ऐसा संभव नहीं, आपको चलना पड़ेगा। फिर बाई एयर लेके आए दिल्ली में, उनका इंटरोगेशन वगैरह हुआ, यहाँ आके उनको बंद किया, काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। फिर सुना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उनको कुछ कंडीशन रख के कि पैसा लौटाइए, ये करिए वो करिए, कुछ बेल किया था। काफ़ी दिनों तक जेल में थे। तो वो भी बहुत चर्चित मामला था। मैंने लखनऊ में पोस्टिंग के दौरान जब आप सीओ चौक शायद थे तो उस समय साइकिल से आप चला करते थे, क्या था मामला? जी, साइकिल छात्र संघ में भी आपने काफी कंट्रोल किया क्राइम को। जी, साइकिल तो मैं चलाया करता था। और साइकिल चूँकि लखनऊ की जो टोपोलॉजी थी, वहाँ सिया सुन्नी का बड़ा तनाव था, और उसमें मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। तो मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद ही मुझे लाया गया यहाँ पे लखनऊ में, और जो वहाँ क्षेत्राधिकारी थे उनको दूसरी जगह करके मुझे चौक का सीओ बनाया गया। ऐसा अधिकारियों का कहना था कि अगर लखनऊ में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो सिया सुन्नी, तो फिर गवर्नमेंट की बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे बहुत दिन तक चले। तो मेरे ऊपर विश्वास था तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों का। खैर, तो मैं साइकिल लेके अपनी टीम लेके गलियों में घूमता रहता था, जहाँ जहाँ कम्युनल एजिटेटर्स रहते थे उनके दरवाज़ों पर जाके उनसे व्यक्तिगत रूप से कहता था कि भाई देखिए ऐसे ऐसे है और आप संज्ञान में हैं, अगर यहाँ किसी तरह की कोई बदमाशी शैतानी होगी तो आपके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साइकिल अप्रोचेबल थी और सबके साथ में अंदर चला जाता था तो चलाता था। अभी मैं साइकिलें चलाता हूँ अपने। अभी नए पुलिस विभाग में आ रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि देखिए, पुलिस हाईटेक हो गई है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी का समावेश विवेचना में ज़रूरी है, और वो जो साक्ष्य हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता। ओरल साक्ष्य को तो तोड़ लेते हैं माफिया बदमाश। लेकिन हमको ये कहना है अपने पुलिस के लोगों से, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, कि जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसको इनको नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रेडिशनल पुलिसिंग में हम लोग अपने मुखबिर हमारे होते थे, जो हमारे सूचना स्रोत जिनको कह लीजिए हिंदी में, वो जब कोई अपराध होता था तो आगे सूचनाएं देते थे कि कौन इसमें हो सकता है, ब्लाइंड अगर केस हुआ है तो कौन हो सकता है, किसने ऐसा किया है, तो उसको डेवलप करके हम लोग आगे बढ़ते थे। अब आप देखो, ठोकिया से भी जो मेरी जो मुठभेड़ हुई जबकि मैं एसटीएफ में था, वो भी अपने सूचना स्रोत के आधार पर। इसका प्रमाण है कि हमारा एक सूचना स्रोत मेरे साथ था जो मारा गया उस घटना में। मैंने ऐसी जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, मैंने इनको जो जौहरीज को पकड़ा जिसमें कि पूरा एकदम सिस्टम फेल हो रहा था, और जाके कैनिंगपोंग से खाली सूचना स्रोतों से, बाद में जाके कलकत्ता में थोड़ा मैंने टेलीफोन वगैरह की मदद लिया, और उसमें तो सूचना स्रोतों और दोनों के समावेश से आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। और पुलिस का तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसको भी हमको जीवित रखना चाहिए। जो हमारी परंपरागत पुलिसिंग है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो देखिए आप, आज के लोग अधिकारियों का ये कहना है अगर फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है अपराधी तो हम किंग कर्तव्य, हमारे पैर माने स्टेप छोटे हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि उनके पास फ़ोन नहीं, तमाम अलग अलग फ़ोन प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो इससे स्पष्ट है कि जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी उससे हम थोड़ा हट गए हैं, तो उसको हमको ज़रूर देखना चाहिए मैंने, और सेवा भाव से अपना काम करना चाहिए, यही संदेश है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डिप्टी एसपी धीरेन्द्र राय जी, जिन्होंने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए मैं दिव्येंदु राय, लखनऊ से।